हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज कलेक्शन ऑफ डाटा। कल हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग कलेक्शन, उसका एक पार्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। कल हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, तो उन स्टेजेस को हम धीरे धीरे करके जो है स्टडी करेंगे। तो उसी ट्रेंड में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है सिस्टमेटिकली, ताकि आप कोई डिसीज़न ले सकें। जैसे लास्ट हमने सीटेट का जो रिज़ल्ट आता है उसका एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने उन सब का वो सब एग्ज़ाम्स देते हैं, उन सबको कलेक्ट करना, उन सबके नंबर्स, रोल नंबर, मार्क्स कितने किसने, फिर उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करना, हर बच्चे का पर्टिकुलरली एक डाटाबेस तैयार करना, और फिर उनको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करना, उसमें से फिर एनालाइज करना कि कितने बच्चों ने अपीयर किया, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, कितने टॉप पर आए, फिर उनको रैंक में डालना। ये जो सारा काम है, ये सारा काम जो है स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब किसी भी स्टैटिस्टिक्स का जो मूल होता है वो होता है उसका डाटा, है ना। किसी भी जब भी हम किसी भी चीज़ का एनालाइज करते हैं, कोई भी रिपोर्ट हम देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है वो डाटा की इम्पोर्टेंस होती है। डाटा के बिना हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि आपकी जो क्लास है, माने आप टीचर हैं, ठीक है, और आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। उन 60 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो पसंद आता है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद आता है। तो उसके लिए आप कहोगे कि सर मुझे सबसे पहले बच्चों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और तब मैं आपके सामने एक डाटा प्रेजेंट कर पाऊँगा कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप डाटा कलेक्ट करोगे तो आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें किसी भी रिज़ल्ट पर पहुंचने के लिए हमें रिलेटेड डाटा चाहिए। मान के चलिए आप मार्केट में कोई नया धंधा करने वाले हैं, बिज़नेस ऑपरेट करने वाले हैं, तो आप किस चीज़ का बिज़नेस करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की आप रिसर्च करेंगे कि भाई मार्केट किस, ये जो मैं बिज़नेस करने वाला हूँ वो किस कमोडिटी या सर्विस का मैं बिज़नेस करने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम मुझे सोसाइटी के अंदर फाइंड हो रही है, और कितने लोग उस सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए रेडी हैं, कितना उसका कॉस्ट आने वाला है, क्या उसका जो कॉस्ट है, जो प्राइस मैं उसका रखने वाला हूँ, क्या वो लोग उस प्राइस पर उस गुड्स या उस कमोडिटी और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं क्या। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, जब आप अपना जो डाटा है उसको कलेक्ट करोगे। अब डाटा कलेक्ट करने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, है ना। तो आज हम इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। देखिए, जितने भी मैंने लेक्चर थ्योरेटिकल क्लासेस लेने का मेरा एडवांटेज केवल इतना है कि मैंने जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं, उन सभी थ्योरेटिकल क्लासेस में आपको एक जो क्वेश्चन है, हर क्लास में से एक क्वेश्चन आपको 101% मिल ही जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, एक क्वेश्चन आपको 101% मिल ही जाएगा। हर वीडियो में से एक से ज़्यादा भी मिल जाए तो भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डैम श्योर है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन करके मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने इन थ्योरेटिकल क्लासेस को बहुत ध्यान से समझ करके नोट्स बनाते हुए किया है, तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि आप MCQs में फेल नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी फिर वही वाली बात है, देखो अपना भी एफर्ट है। केवल और केवल आप ये कह दें कि सर हमने तो आपका पढ़ाया हुआ पढ़ा था, हमने अपना एफर्ट नहीं लगाया। देखो, अगर मैं 100% अपना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आपको 200% डालना है। आपको केवल उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी है, उस पर रिसर्च भी करना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं,
और साथ साथ में उसके MCQs भी आपको ट्रेस करते हुए चलना है कि भाई इसका ये MCQ बन सकता है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं कि भाई अरे ये तो सीधा सीधा MCQ बन रहा है यहाँ से, तो उसको तुरंत आपको हाईलाइट कर देना है। देखिए कई लाख में से कुछ चुनिंदा 150, 200, 250 बच्चों का अगर सिलेक्शन होगा तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे ना। आप समझो इस चीज़ को। मार्केट के अंदर अगर 10 दुकानें हैं आपकी, तो उनमें से 10 में से 2 दुकानें चल रही हैं, तो क्यों चल रही हैं? उनको कुछ तो यूनिक वो कर रहे होंगे ना, कुछ तो अलग उनका हो रहा होगा ना। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। जैसे मैं ही हूँ, अधिगम मंत्रा है। अब YouTube पर अधिगम मंत्रा जैसे कितने चैनल हैं जो कॉमर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। खाली कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, नहीं भी हैं तो जो बाकी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं वो कॉमर्स की भी कराते हैं। वीडियोस हैं उनके, डेमो वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो कुछ तो अलग है ना। जैसे क्या अलग है? आपको कहीं पर भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है कंटेंट। ये सुन लो, हर जगह आपको या तो हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा, बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा। बाइलिंगुअल केवल MCQ मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं मिलेंगी। बाइलिंगुअल तो छोड़ दो, आपको थ्योरेटिकल क्लासेस का कंप्लीट कोर्स भी नहीं मिलेगा। PGT कॉमर्स टीचिंग एग्ज़ाम का आपको फुल फ्लैग कोर्स भी जो है YouTube पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हो? या तो आपने उसके लिए पे किया होगा या आप डेमो क्लासेस से काम चला रहे हैं, है ना। तो ये अंतर आता है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपनी कलेक्शन ऑफ डाटा पर आते हैं वापस से। ये सारी चर्चाएं चलती रहेंगी। बाकी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं सबका हार्दिक स्वागत है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। इतना एफर्ट जब किया जाता है तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस तो मेरी भी बनती हैं आप लोगों से, है ना। वैसे तो आप पूरा कर देते हो, बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। और ये जो वीडियोस हैं ये आपको MPTET वर्ग 1 होगा उसमें भी हेल्पफुल है। DSSB का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी हेल्पफुल है। EMRS का जो एकलव्य स्कूल से उनका नोटिफिकेशन आउट होना है वहाँ पर भी हेल्पफुल है। और आपका UP TGT PGT में हेल्पफुल है। BPSC का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स शायद 12 तारीख से भरे जाने हैं, तो वो भी आपके एक बार डेट चेक कर लेना। कंफर्म नहीं हूँ BPSC की, तो एक बार BPSC का अलग अलग सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप और अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। तो वहाँ पर भी आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं यार, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट से जिसके भी साथ शेयर करोगे उसके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप भी पढ़ते रहिए और लोगों को भी पढ़ाते रहिए और उन्हें कनेक्ट करते रहिए ताकि सभी लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। टॉपिक आसान है, समझ करके चलेंगे। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो सांख्यिकी है उसमें डाटा कलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक प्रक्रिया है किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की। गैदरिंग माने इकट्ठा करने की। जितने भी हमारे आवश्यक या प्रासंगिक स्रोत हैं, रिलेटेबल सोर्सेज हैं। क्यों हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकें, टू फाइंड अ सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन? रिसर्च प्रॉब्लम का। समझ नहीं आया सर? देखो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो डाटा संग्रहित किया जाता है कुछ रिलायबल सोर्सेस से, उसको डाटा कलेक्शन कहा जाता है। ये तो आपकी टेक्निकल भाषा है। हिंदी में क्या है? हिंदी में कहानी ये है कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उन 40 में से बहुत सारे जो बच्चे हैं, मतलब लगभग 15 बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 30 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं 80 में से। अब
आपके सामने प्रॉब्लम अराइज हो गया, अब आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशन करना है। कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे कि पिछले इनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर के आओ, तो आपको पता चलेगा कि इस कॉपीज़ इनकी चेक करते हैं, इनका जो डेली रूटीन है वो चेक करते हैं। आप उनसे रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट करना शुरू करोगे कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन भी, तो ये इन्फॉर्मेशन, फिर आप उनको क्या करोगे, उनको एक पैटर्न में लगा करके उनको एनालाइज करके आप फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालोगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है आ रही है और इसका सॉल्यूशन ही। तो ऐसी इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर होता है, इकोनॉमी के अंदर हम कोई प्रॉब्लम जो है अराइज होती है, जब हम रिसर्च करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भाई सॉल्व तो करना ही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और सॉल्यूशन के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को डाटा कलेक्शन कहा जाता है। अब ये जो सोर्स हैं ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी सोर्स और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी माने प्राथमिक और सेकेंडरी माने द्वितीयक। प्राइमरी माने जो सबसे पहले है, जैसे आप क्लासरूम में गए है ना, तो जब आप क्लासरूम में गए आपने जाते ही सब बच्चों से उनका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जा कर के पूछना शुरू कर दिया। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। मैथ्स में इतने बच्चे हैं, साइंस में कॉमर्स है ना, तो मैथ्स में इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश में इतने बच्चे हैं, अकाउंटेंसी में इतने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इतने हैं, इकोनॉमिक्स में इतने हैं, बिजनेस स्टडीज़ में इतने हैं, बैंकिंग में इतने हैं। अलग अलग आपने डाटा निकाल लिया। ये क्या होता है? ये होता है प्राइमरी, माने आपने इनिशियली पहली ही बार में प्राथमिक स्तर पर आपने जो वो डाटा आपने संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, वो क्या है? वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल माने द डाटा शुड बी एट अ सोर्स ऑफ ओरिजिन, दैट सोर्स इज अ ओरिजिन, राइट। तो वो क्या है? वो ओरिजिन है वहाँ से, उसका क्या हो रहा है? उद्भव हो रहा है वहाँ से। ठीक है, अब ICAR स्कूलों में हुआ। अब मुझे ये जानना है कि कितने बच्चे जो है वो अकाउंटेंसी में इंटरेस्टेड है। तो मैं हर बच्चे से तो पूछ नहीं सकता। मैंने क्या किया? मैंने हर स्कूल से कंसल्ट करना शुरू करा। वहाँ पर डाटा अवेलेबल था, मैंने उनसे वो डाटा ले लिया और डाटा फिल्टर मार के अपने अकाउंटेंसी के बच्चे उठा लिए। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी माने द्वितीयक डाटा। ये किसी ना किसी एजेंसी माने जो प्राइमरी स्तर पर कर चुके हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आपको कोई डाटा मिल रहा है, मैगजीन्स में आपको कोई डाटा मिल रहा है, नेट पर आपको कोई डाटा मिल रहा है, वो सारा क्या है? वो सेकेंडरी डाटा है। क्लियर है? प्राइमरी जो ओरिजिनली, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंडनबर्ग्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे NSSO है, ठीक है, या लेबर फोर्स है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने बेसिस पर जो है डाटा कलेक्ट करती है। जैसे इलेक्शन होता है तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों का मूड जानने का काम करती हैं कि लोगों का मूड क्या है, वो किस तरफ वोटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं या वो किस तरफ वोटिंग करना चाहते हैं। वो क्या है? वो प्राइमरी है। उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ NGOs हैं, वो काम करते हैं। फिर उस डाटा का यूज़ कौन करता है? न्यूज़ चैनल्स करते हैं। तो वो डाटा जब तक वो ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूम कर रही हैं, गेन कर रही हैं, तब तक वो ओरिजिनल है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आपके पास आता है, वो क्या बन जाता है? वो सेकेंडरी बन जाता है। क्लियर है ये वाली बात? तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें समझ लेते हैं कि प्राइमरी डाटा में एक आता है सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में माने आप एक एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपने 40 के 40 बच्चों को उठा करके कहा कि भाई ये बताओ 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 बताओ, तो एक एक बच्चे से आप इंडिविजुअली मिल रहे हो। तो ये जो इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। अब ये 3 तरह का होता है पर्सनल इंटरव्यू। कौन कौन सा होता है? एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स या कॉरस्पॉन्डेंट्स होता है। ठीक है, जो भी हमारे लोकल क्षेत्र के लोग हैं वहाँ से। ठीक है, जैसे सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल माने कि आप
व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन आप जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हो उनसे। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति जैसे अगर जैसे सेंसस होता है, जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है जैसे जो भी होगी भी, तो उसमें कितना टाइम लगता है। जैसे आपके घर आएंगे तो आप देखिएगा या आप कोई वीडियो देखिएगा कि भाई वो आपका नाम भी पूछेंगे, आपका पता भी पूछेंगे, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या क्या नाम है, कितने बच्चे हैं, कितने बालिग हैं, कितने नाबालिग हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, आपके पास कितनी ज़मीन है, 4 व्हीकल है, 2 व्हीकल है, 1 व्हीकल है, 9 व्हीकल है, आपकी सालाना आय कितनी है, कितने लोग काम पर जाते हैं, कितने लोग काम पर नहीं जाते हैं, क्या कैटेगरी है, क्या आपके पास आपके यहाँ कोई बाहर से इस तरह की कितनी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो पूछी जाती हैं और फिर वो एक एक डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, एक पर्सन टू पर्सन जब हम कम्युनिकेट करते हैं या सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं तो उसमें उसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर होती है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है। एक तो इसका फील्ड जो है वो लिमिटेड है, माने कुछ ही लोगों के पास आपको सर्वे करना है तो ठीक है, अगर बड़े स्तर पर करना है तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए, है ना। इसकी जो डिग्री होती है, माने इसका जो ओरिजिनल डाटा का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं आपसे मिल कर के आपके बारे में जानने लगूँ कि भाई आपने जीवन में क्या किया, कैसे किया, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या है, क्या इनकम है, कैसे किया, तो वो क्या है, वो ओरिजिनल डाटा बन जाएगा। तीसरा क्या है, अगर आपको अपने डाटा को सीक्रेट और एक्यूरेट रखना है, क्योंकि जब आप सामने से फेस टू फेस बात करते हैं तो उस डाटा की जो रिलायबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। इसीलिए इसका एक मेरिट बन जाता है रिलायबिलिटी, माने जिस पर जो विश्वसनीय है। यूनिफॉर्मिटी माने, है ना, एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन, आप पर्सन टू पर्सन जब जाते हो तो आपको अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या हैं, जैसे आप बहुत बड़ा एरिया जो है कवर नहीं कर सकते हैं, छोटा सा एरिया ही आप कवर कर सकते हैं ना। पर्सनल बाइज हो सकते हैं। जैसे सेंसस की ही अगर बात कर लें तो कई बार ऐसा होता है कि माने मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी है लेकिन मैं नहीं चाहता वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आए, तो मैंने क्या बोल दिया कि नहीं भाई वो गाड़ी हमारी नहीं खड़ी हुई है। अब आप उससे कोई बहस नहीं कर सकते, आपने बोल दिया कि नहीं खड़ी, हमारी गाड़ी नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। कॉस्टली पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। पर्सन टू पर्सन लगते हैं तो ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट आती है तो उन्हें रिक्रूट करना होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, हम ओरली बात कर रहे होते हैं, पर्सन टू पर्सन बात नहीं करते, इनडायरेक्ट तरीके से बात करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा बड़ा एरिया ले लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, क्योंकि इन डाटा को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बार में हम एक बड़ा डाटा जो है कवर कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है कम एक्सपेंसिव है और इजी है। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस ली जाती हैं हमेशा कि भाई ये हमने डाटा कलेक्ट किया है, फिर वो उन डाटा उसको फ़िल्टर करते हैं और जो उनके मतलब का या जो रिलायबल होता है, जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको डाटा को वो रख लेते हैं, बाकी डाटा वो हटा देते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने एक क्विज़ रखा और उस क्विज़ में कुछ लोगों के ओपिनियंस हमने रख दिए कि भाई आप अपने इस पे ओपिनियंस दीजिए। तो कुछ लोगों ने रिलेटिव आंसर्स किए और कुछ लोगों ने इरेलेवेंट आंसर्स किए, तो जो इरेलेवेंट थे वो हमने हटा दिया, रिलेवेंट हमने रख लिए। तो इसका मतलब है कि इसमें बाइस की संभावना होना क्या है, वो ना के बराबर ही है और लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि रिलायबिलिटी कम होती है इसमें, ऑब्वियस सी बात है। और कंक्लूजन भी डाउटफुल होता है कि ऐसा हो भी सकता है, मान के चल लेते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम ही है। ये एक चीज़ है। क्लियर है ये वाली बात। तो जब हम इसके आगे बात करते हैं ना, जब हम इसके आगे बात करेंगे तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा बेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। जो लोकल सोर्सेज हैं, यानी डाटा अब क्या है, ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म है ना। जो लोकल सोर्सेज हैं, जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, माने पत्रकार हैं, उनके माध्यम से तो रेगुलर होता है, ज़्यादा वाइड एरिया कवरेज हो जाता है, जैसे जर्नल हो गए, मैगजीन हो गया, रेडियो हो गया, टीवी, ईटीसी, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इकोनॉमिकल है,
जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत सारे टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, वो क्विज़ देते रहते हैं। तो उसमें उनको जैसे अभी कर्नाटका का चुनाव होना था, तो हर जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पोल डाल दिया कि बताइए कि कौन जो है कर्नाटका में सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शंस होंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टरशिप के, लोकसभा के जो इलेक्शंस होंगे, तो वहाँ पर आ जाएगा कि बताइए कि कौन सा जो है पार्टी वो सरकार बनाने जा रही है, तो लोग उसमें अपना मत देते हैं, है ना। तो कॉन्टीन्यूटी होती है। और दूसरा क्या है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। और लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, जाहिर सी बात है कहाँ से ये डाटा आया है, ये मैनिपुलेट भी किया जा सकता है ना। जैसे कई बार होता है कि भाई जैसे कोई भी पार्टी है वो अगर चाहती है कि भाई हमारा एक होता है ना कि भाई हमारा जो है पोल दिखाया जाए कि भाई हम सबसे बड़ी उभरती हुई पार्टी दिख रहा है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उस पोल को हैक कर लेते हैं। हैक कैसे कर लेते हैं कि वो अपनी कई आइडियों से उस पोल पर टिक करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वो सारे पोल्स पे टिक करना शुरू कर देते हैं। तो उस पोल का जो वेटेज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसमें ओरिजिनलिटी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए यूनिफॉर्म भी नहीं होते हैं और इसमें पर्सनल बाइस भी होते हैं, है ना, और लेस एक्यूरेट होते हैं और इन्हें कलेक्ट करने में देरी लगती है, ठीक है, एकदम से ये कलेक्ट नहीं होते। तो ये क्या है, प्राइमरी डाटा का पहला है पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। लोग क्या करते हैं, लोग कुछ क्वेश्चनरी, जैसे आपके पास कुछ मेल आते हैं कि भाई आप आपका कुछ समय लेना चाहते हैं, तो आप हमें वो समय दे दीजिए, या एन्यूमरेटर्स मेथड होता है और एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज, ठीक है ना। अब जैसे मेल है, तो आपके पास अगर मेल आएगा, एक सेकंड, ठीक है, मेलिंग सर्वे क्या होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक डाटा कलेक्ट किया और उसने एक साथ सबको मेल कर दिया, ठीक है, तो वाइड कवरेज। अब इसमें क्या होता है, मेल कर तो दिया है, लेकिन कितने इंडिया में कितने लोग मेल करते हैं। मैंने आपको मेल किया तो मैंने आपको कॉल करके बोलना पड़ेगा। जैसे आपके साथ भी होता होगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है कि भाई आप मुझे ना व्हाट्सअप कर देना, जब आप उसे व्हाट्सअप करते हो तो खाली इतने से काम नहीं चलता, आपको उसे कॉल भी करना पड़ता है, यार देखो मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, आप उसे देख लेना, तब वो बंदा देखता है ना। ऐसे होता है ना। तो सोचो मेल तो कौन ही चेक करेगा, तो वाइड कवरेज एरिया इसमें लेकिन फिर भी शामिल कर लिया जाता है, एक साथ काफ़ी लोगों को भेज दिया जाता है और इसमें केवल वही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं जो एजुकेटेड हैं, जो अवेयर हैं, क्योंकि एक साथ काफ़ी लोगों को भेज दिया जाता है तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इकोनॉमिकल है और पर्सन टू पर्सन भेजा जाता है, इसलिए ओरिजिनल डाटा आता है। लेकिन लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि ये स्पैम वगैरह में जाते हैं और स्पैम वगैरह हम देखते नहीं हैं, तो इसका लिमिटेड यूज़ है, बाइज्ड होते हैं और इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो लोगों का जैसे आपने मान के चलिए 10-15 क्वेश्चंस रखे उसमें, तो कुछ का लोगों का मन हुआ दे दिया, नहीं हुआ नहीं दिया। अगर आपने उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि भाई जब तक आप सबके आंसर नहीं दोगे तो वो टैप 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 करके वो कर देते हैं, तो ये एक दिक्कत यहाँ पर आती है, ठीक है। एक होता है एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर्स का मतलब होता है जो गणना करने वाले लोग होते हैं, है ना, जो गणना करने वाले लोग होते हैं। इसमें वाइड एरिया कवरेज होता है, ठीक है। इसमें स्पेशलाइजेशंस और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे आपको सेंसस का काम करना है, तो अगर आपको सेंसस का काम करना है तो आप एन्यूमरेटर्स कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, समझ आ रहा है। गणनाकार जो होते हैं, है ना। और इसमें क्या है, इसमें आपको लोकल लैंग्वेज और लोकल कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास लोकल नॉलेज या लोकल कल्चर है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी है, तो ही आप इस काम को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह का, इसमें व्यक्ति पर्सन टू पर्सन जा कर के बात करता है और वहाँ से फिर वो सर्वे करता है क्वेश्चंस और आंसर्स के आधार पर। तो ये एक्यूरेट होते हैं और कंप्लीट होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है और ये इम्पार्शियल होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता।
सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव हैं और बाइज्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये बिल्कुल उसकी तरह है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, मैंने अभी आपको क्या कहा, सेंसस इसके लिए सूटेबल एग्जाम्पल है। एक होता है टेलीफोनिक, आपने देखा होगा, इलेक्शन की मैं बात ले लेता हूँ, जैसे अभी हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी जो है नगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शन होकर के चुके थे, ठीक है। और तो जो लोकल जर्नलिस्ट हैं तो उनका फ़ोन आया तो कि सर आपका कुछ समय हम लेना चाहते हैं। मैंने कहा बोलो कि सर आप नाम वगैरह हुआ कि किस तरह से जो है पार्टी है, किस तरह का कौन कौन जो हैं ये लोग खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन व्यक्ति जो है वो जीतने की कगार पर है। तो मैंने कहा ये वाला व्यक्ति जीतने की कगार पर है, तो कि ऐसा क्या कारण है। फिर उनके 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं कि पूर्व में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई या ये बातें हुई जिसके आधार पर ये भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सभी लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इन सब चीज़ों में। तो लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, 2 ही लोग यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो कॉल कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो तुरंत कॉल कट कर देंगे। तो अगर कॉल अटेंड किया है तो डाटा एक्यूरेट मिलेगा और रिलायबल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो उसमें पर्सनल बाइज आ सकता है, ठीक है, या उसमें लिमिटेड एक्सेस आ सकता है कि भाई हमने 100 लोगों को कॉल करा लेकिन उसमें से 20 ही लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। अब ये भी हो सकता है कि भाई जीतने वाली जो कोई दूसरी पार्टी है, लेकिन अब क्योंकि मैं किसी और पार्टी का समर्थक हूँ तो मैंने उसका नाम बता दिया। तो ये भी एक कहानी होती है। तो ये 2 तरह के हो गए। अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चनरीज़ की। तो क्वेश्चनरीज़ जो होता है उसको तैयार करने का एक अपना तरीका है। जैसे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे नहीं है क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। सिंपलिसिटी, क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, समझ में आने वाले होने चाहिए, और इस तरह के होने चाहिए कि लोग उन्हें देने में इंटरेस्ट फील करें, ठीक है। क्वेश्चंस का प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में लिखे हुए होने चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं। आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं का मतलब क्या है कि उनका एक पैटर्न होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, ओके, तो आपका नाम क्या है ना। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हो, है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, उस सब्जेक्ट्स में आपके लास्ट एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स आए थे, आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो। आप समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। अब मैंने पहले क्वेश्चन रहा कि अच्छा आप बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, या इतने नंबर है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हो गया ना, इररिलेवेंट हो गया कि नहीं हो गया। वो सामने वाला भी कहेगा पागल है क्या, है। पहले ये पूछना चाहिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आपके उसमें कितने मार्क्स है, तो सही भी है। समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए, क्या आपने ग्रेजुएशन किया है, हाँ किया है। अच्छा, तो आपने 12th भी किया है क्या, नहीं, पैदा होते ही ग्रेजुएशन में आ गया, पॉसिबल है क्या। अरे भाई, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछना था कि आपने 12th किया है कि नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन पहले रखो कि सर और मैम आपने 12th किया है क्या, हाँ जी हमने 12th किया है। और ग्रेजुएशन, क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हाँ बिल्कुल हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो फिर तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं हम पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाइड हैं। तो ये एक पैटर्न बना, ये एक प्रॉपर ऑर्डर बना। आप समझ रहे हैं इस बात को। इसके बाद क्या आता है, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो डिजायरेबल नहीं हो, माने जिसकी आवश्यकता ना हो। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें कंट्रोवर्सी है, जो किसी या कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है। जैसे धर्म के आधार पर आपने कुछ ऐसा प्रश्न रख दिया जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आप समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल नहीं दे रहा, पता चला फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। खैर, अवॉइड कैलकुलेशंस,
हमें क्वेश्चंस ऐसे पूछने चाहिए जहाँ पर कैलकुलेशंस कम से कम हो, या जहाँ पे कैलकुलेशन होती है लोग भागने लगते हैं। देखिए आप सर्वे कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज रखनी है कि लोग, आप क्वेश्चन करते रहो, लोग फटाफट फटाफट से क्या करते रहे, आंसर करते रहे, क्योंकि उसके बदले उन्हें कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा आपको, वो तो आप उल्टा आपको वो टाइम दे रहा है ना, तो वो आपके फालतू की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं अटकने वाला। इसके बाद आता है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। माने जब आपने सारी चीज़ें रेडी कर ली तो आप उसका एक डेमो कर लेते हो। क्या कर लेते हो? डेमो कर लेते हो कि भाई क्या ये चीज़ें सही है। जैसे जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, या जितने भी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, या जितने भी शोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले उसका डेमो कर लेते हैं, प्री टेस्टिंग, क्या ये सही है या नहीं है। फिर उन्हें वहाँ से पता चलता है ये क्वेश्चन और ऐड यहाँ पे हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से हटाया जा सकते हैं, इसको और तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके बाद क्या आता है, इंस्ट्रक्शंस तैयार किए जाते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उसको भेजा जाता है, और फिर फाइनली रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, उस पर फीडबैक हम लोग ले लेते हैं। ये क्या है, ये एक तरीका है क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनरी का। कैसे कैसे होते हैं, एक तो सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको गुड बैड, यस और नो, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, ये सब आंसर आपको करने हो। जैसे डू यू लाइक कॉफ़ी, नो, सिंपल, खत्म, क्वेश्चन खत्म। आप समझ गए, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर, यस नो, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, हाँ ना, बस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो आप करते हो, 4 ऑप्शन दे दिए, कोई एक मोस्ट सूटेबल आपको अडॉप्ट करना है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, व्हाई यू वांट टू बी, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद आता है ओपन क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस या टीचर। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आंसर्स होंगे वो वर्सेटाइल हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, हर व्यक्ति का अपना अलग आंसर होगा, एक का कॉमन होगा, एक आंसर कॉमन होगा। सर हमें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं बच्चों के भविष्य के लिए कुछ खास करना चाहता हूँ, खत्म, वहीं पर डेड। सभी लोग ये बोल रहे हैं, फिर आप अलग बोलो। इंटरव्यूज में यहाँ पर फंस जाते हैं बच्चे। ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या है, जहाँ पर कोई जैसे महंगाई को कम कैसे किया जा सकता है, सबकी अपनी अलग अलग राय है ना। भारत मैच जीत कैसे सकता है, या भारत कैसे मैच हार गया, सबकी अपनी अलग अलग राय है ना। या भारत एक बॉल में, लास्ट बॉल पे 6 रन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। या जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अगली 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये ओपन क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। क्वेश्चंस को पूछते समय एक चीज का ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरह से कोई हिंट नहीं देना है। जैसे क्या आप 6th क्लास में पढ़ते हो, नहीं, आप किस क्लास में पढ़ते हो, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। चलिए, इसके बाद पायलट सर्वे एक यहाँ पर करके आया था, उसको हम समझ लेते हैं। तो पायलट सर्वे बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई भी सर्वे करते हैं तो हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ये पायलट सर्वे क्या होता है, ये बेसिकली एक नमूने के रूप में कार्य करता है, सैंपल के रूप में कार्य करता है, छोटे से फॉर्मेट के रूप में काम करता है, ताकि जो हम एक्चुअल इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, उसका मूल्यांकन हम लोग कर सके। आप समझ गए इस चीज़ को, है ना, क्लियर है। माने मैं किसी इंटरव्यू को लेने के लिए जाने वाला हूँ, उससे पहले मैंने क्या करा, 2-4 लोगों को बिठाया और उनका इंटरव्यू ले लिया, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं उस व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता हूँ। किस किस में हेल्प करता है, क्वालिटी और सूटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस मेंटेन, कहीं नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हाथ पैर हिल तो नहीं रहे हैं, कपी तो नहीं छूट रही है, अब इतना बड़ा आदमी सामने बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। एन्यूमरेटर्स जो है हमारे, प्रगणक जो हैं उनके लिए दिशा निर्देश तैयार करना कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है,
उसके लिए फिर पता चलता है कि कितना कॉस्ट और कितना टाइम जो है वो फाइनल सर्वे के लिए डिसाइड होगा। क्लियर हो गई बात। इसलिए जब किसी भी व्यक्ति का, जैसे मोदी जी का इंटरव्यू आना है, तो वो डिसाइडेड रहेगा पहले से ही कि हाँ भाई ये इतनी देर का कार्यक्रम रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सोर्स का क्या, सेकेंडरी डाटा के क्या क्या सोर्सेज हैं? इंटरनेट है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर दुनिया भर की मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स, जर्नल्स, पैरियोडिकल्स आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैंने गिनवाए भी थे, दुनिया भर के हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका जो पब्लिकेशंस हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं। जब हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों का मैं देखिए, सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा आपका रिलायबल नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। होता भी है नहीं भी होता है का मतलब क्या है? होता है नहीं भी होता है का मतलब ये है कि आप उस पर विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको विश्वास अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके डाटा संगठन की संग्रह क्षमता क्या है, उसका उद्देश्य और दायरा कितना है, उसका मेथड क्या है, उसकी शर्तें क्या क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी एक्यूरेसी क्या है। माने अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप इन सबको लेकर के टिक 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 टिक, ये एक तरह की चेक लिस्ट है। इतना है, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, तो आप उस डाटा को रिलाय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक नई स्लाइड आ जाएगी जिसमें दो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। एक तो सेंसस है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अभी होगा, जनगणना जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इसको समझ लेना। कौन कराता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? साइज, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उसका प्रोजेक्शन माने अनुमान क्या है, घनत्व कितना है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी साक्षरता दर क्या है, इनकम लेवल क्या है, लोगों के पास, कितने लोगों के पास अपना घर है कि नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें शामिल होती हैं। ये क्या है? ये प्राइमरी डाटा है जब ये किया जाएगा। लेकिन जब ये अब जैसे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम 2011 के आधार पर लेते हैं, जो क्या बन गया हमारा सेकेंडरी डाटा। इसलिए इसको सेकेंडरी डाटा का सोर्स कहा जाता है। एक होता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO। तो जब NSSO सर्वे कर रहा होता है तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है, लेकिन जब वो अपने जर्नल्स में उनको पब्लिश करा देता है तो वो क्या बन जाता है? वो सेकेंडरी बन जाता है। तो ये बेसिकली देश के जो ग्रामीण और शहरी हिस्सों हैं उसमें जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको एकत्र करने में जो है एक्टिविटीज़ करता है। जैसे अभी फ़िलहाल में हाल ही में द 79th राउंड ऑफ NSSO, आपको इसका ईयर मार्क करना है कि इसका ईयर कौन सा है। ये रिसेंट का है तो इसका ईयर आप मुझे बताइएगा कमेंट में। किस चीज़ का डाटा किया है? नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर थ्रू अ कॉम्प्रेहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे अलॉन्ग विद अ सर्वे ऑफ आयुर्वेद, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, ठीक है, आमची एंड होम्योपैथी आयुष योजना जो चल रही है। माने NSSO का जो 79th दौर था वो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सेवा रिम्पा, आमची और होम्योपैथी पर एक सर्वेक्षण के साथ साथ एक व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के माध्यम से कई विश्वसनीय विकास लक्ष्यों संकेतकों के संयोजन के लिए डाटा एकत्रित करने के लिए निर्धारित किया गया है। माने 79th में जो NSSO है वो इन सब क्षेत्र में डाटा एकत्रित करेगा। तो जब वो डाटा एकत्रित करेगा तो वो प्राइमरी सोर्स होगा, लेकिन जैसे ही वो एकत्रित कर चुका होगा और उसका यूटिलाइजेशन बाकी के लोग करेंगे तो वो सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। इसके अलावा
जो NSSO है वो लैंड एंड लाइव स्टॉक, हाउसिंग कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, इन सब के बारे में भी रिसर्च और सर्वे करता है। क्लियर हो गया ये? इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NSSO ये आपने पढ़ ही लिया, RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स और लेबर ब्यूरो एंड एक्सेट्रा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्वेज करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट NSSO है, तो उसी ही का मैंने आपको क्या दे दिया है, कंटेंट दे दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अपनी आज क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, बट ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो एक बार उसको रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास उससे रिलेवेंट है तो आप उसको ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बच्चे कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो उनको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है ना, तो आपका भी बेनिफिट होगा, बाकी का भी बेनिफिट होगा, ये एक चीज़ है। बाकी कहीं भी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स है, आप हमारे प्लेटफॉर्म, वेरियस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और कराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है और आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।